डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हम फिर से अभी सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि कुछ जानकारियां पिछले वीडियो में पूरी नहीं हो पाई थी। तो पिछले वीडियो का एक बार मैं आपको रिकैप कर देता हूं कि हमने देखा था कि सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम क्या होता है। उन बीम्स में शियर जो स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और कैसे हम लोग एक्चुअल एंड लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। तो अब जब मुझे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना आ गया है और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना भी आ गया, तो इन दोनों में कुछ कुछ रिलेशंस होते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि एक बड़ा हो दूसरे से, या दोनों बराबर हो जाएं, या एक दूसरे से छोटा हो जाए। तो इन तीन कंडीशंस में इधर बड़ा हो, बराबर हो, या छोटा हो, तो इन तीन कंडीशंस में क्या क्या सीन क्रिएट हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हमारा जो मेन मकसद है वो ये डिस्कस करने का है कि बैलेंस्ड, अंडर इन्फोर्स्ड एंड ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शंस क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, और इस टॉपिक का फिनिश जो होगा वो इसके आंसर के साथ होगा। तो हम लोग बात तो अब इसको डिस्कस डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो तीन सेक्शंस हैं ये सेक्शन के टाइप होते हैं। और ये सेक्शंस जो हैं, कोई भी सेक्शन या तो बैलेंस्ड हो सकता है, या अंडर इन्फोर्स्ड, या ओवर इन्फोर्स्ड हो सकता है। तो एक खास कंडीशन होती है। ये जो तीन सेक्शंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि जो हमारा सेक्शन है उसका डायमेंशन कितना है, और उस डायमेंशन में एरिया ऑफ स्टील कितनी प्रोवाइड की गई है। तो अगर हम एक सेम डायमेंशन के बीम में एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट को अगर वेरी करते हैं, तो सेक्शन हमारा इधर बैलेंस हो सकता है, अंडर इन्फोर्स्ड हो सकता है, या ओवर इन्फोर्स्ड हो सकता है। तो बैलेंस सेक्शन जो होता है वो अंडर और ओवर दोनों के बीच का एक टर्म होता है। यानी इसके अगर हम नीचे जाएंगे तो अंडर इन्फोर्स्ड होगा, और इस बैलेंस के ऊपर जाएंगे तो ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन मिलेगा। तो हम पहले बात करेंगे कि व्हाट इज बैलेंस्ड सेक्शन, एंड देन वी विल टॉक अबाउट अंडर इन्फोर्स्ड एंड ओवर इन्फोर्स्ड। तो मैं इसको रब करता हूँ। अभी हमारा टोटल डिस्कशन बैलेंस्ड सेक्शन के ऊपर होगा। बैलेंस्ड सेक्शन, तो बैलेंस जैसा कि मैंने बताया कि ये सेक्शंस जो हैं वो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड विद इन अ सेक्शन पे डिपेंड करते हैं। तो मान लीजिए हमने एरिया ऑफ स्टील कुछ इस तरह से प्रोवाइड किया कि जब सेक्शन में अल्टीमेट लिमिट स्टेट पहुंचती है, तो यानी फेलियर का जब कंडीशन पहुंचता है, तो उस समय फेलियर होने से पहले सबसे पहले जो अल्टीमेट स्टेट होगा वो किस में पहुंचती है, वो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो बैलेंस सेक्शन में अल्टीमेट लिमिट स्टेट दोनों ही मटेरियल के लिए एक साथ रीच करती है। यानी जिस मोमेंट पे कंक्रीट में कंक्रीट में अल्टीमेट स्ट्रेन पहुंचेगा, जो कि कंक्रीट के लिए अल्टीमेट लिमिट स्टेट होती है, उसी मोमेंट पे स्टील में भी यील्ड स्ट्रेन पहुंच जाती है, जो कि कंक्रीट के लिए, सॉरी, स्टील के लिए अल्टीमेट लिमिट स्टेट होती है। तो ये जो दो अल्टीमेट लिमिट स्टेट है, कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेन पे पहुंचना और स्टील का यील्ड स्ट्रेन पे पहुंच जाना, ये दोनों ही अल्टीमेट लिमिट स्टेट एक साथ एक ही मोमेंट पे मिलती हैं। तो ऐसे सेक्शंस को हम लोग बैलेंस सेक्शन कहते हैं। तो अगर हम देखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ऐसे सेक्शंस जिनमें इस मोमेंट पे, मतलब हमने एरिया ऑफ स्टील इतना दिया कि जैसे ही स्टील में यील्डिंग हुई, स्टील में यील्डिंग होगी तो यील्ड स्ट्रेन कितना हो जाएगा, 0.002 इंटू 0.87 FY बाई ES। ये स्ट्रेन जैसे ही टेंशन रेनफोर्समेंट में पहुंचा, उसी मोमेंट पे कंक्रीट में भी अल्टीमेट स्ट्रेन पहुंच गया। तो ऐसे मेंबर्स को हम लोग बैलेंस सेक्शन कहते हैं। तो बैलेंस सेक्शन जो होता है वो हमारे सेक्शन के साइज को सबसे मिनिमम रखता है। भले ही ये इकोनॉमिकल है या नहीं है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन ऐसे सेक्शन जो होते हैं उसको क्रिटिकल सेक्शन भी कहते हैं, या बैलेंस सेक्शन कहते हैं। तो इनमें जो फेलियर होता है उसे हम लोग बैलेंस फेलियर कहते हैं। इसके टाइप ऑफ फेलियर को बैलेंस फेलियर का नाम देते हैं। बैलेंस फेलियर ये तब होगा, देखिए जब भी कंक्रीट की बात करेंगे तो वहाँ अल्टीमेट होगा,
और स्टील की बात करेंगे तो यील्ड पॉइंट होगा। तो अल्टीमेट स्ट्रेन इन कंक्रीट यानी ECU और यील्ड स्ट्रेन स्टील यानी EY, ये अगर पहुंच जाती है एक साथ, शुड बी साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियसली। तो ऐसे सेक्शन को हम लोग, ये देखिए ये दोनों ही अल्टीमेट लिमिट स्टेट है, एक कंक्रीट के लिए और दूसरा स्टील के लिए। दोनों एक मोमेंट पे पहुंच गया तो ऐसे सेक्शन बैलेंस सेक्शन हो गया, और जो फेलियर होगा वो बैलेंस फेलियर होगा। फेलियर अल्टीमेटली कंक्रीट के क्रशिंग के साथ ही होगी, लेकिन दोनों ही जो है वो एक साथ एक मोमेंट पे अपने फेलियर कंडीशन पे पहुंचते हैं, तो ऐसे सेक्शन बैलेंस सेक्शन कहलाते हैं। अब मान लीजिए एक ऐसा सेक्शन होगा जिसमें हमने जो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया है वो इस बैलेंस सेक्शन में जितनी ज़रूरत है स्टील की उससे हमने कम किया, ठीक है। तो अब हमने अगर स्टील की क्वांटिटी बैलेंस सेक्शन के रिक्वायर्ड स्टील की क्वांटिटी से कम रखा है, तो ऐसे सेक्शन का नाम अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन होता है। अब इसकी खासियत हम लोग देखेंगे। अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, इसमें AST प्रोवाइडेड, AST is less than AST for balance section। बैलेंस सेक्शन से कम हमने AST प्रोवाइड किया तो क्या होगा, स्टील हमने कम प्रोवाइड किया है, तो इस केस में क्या होती है, स्टील की यील्डिंग पहले हो जाती है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि दोनों अल्टीमेट स्ट्रेन पे एक साथ पहुंचेंगे, यानी कंक्रीट अल्टीमेट स्ट्रेन पे पहुंचेगा और स्टील जो है अपनी यील्ड स्ट्रेन पे एक ही मोमेंट पे पहुंचेगा। इसमें क्या होगा, इसमें इसमें जो है पहले स्टील की यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और स्टील के यील्ड करने के बाद कंक्रीट में अल्टीमेट स्ट्रेन मिलेगा। यानी जो फेलियर कंडीशन है उससे जैसे ही फेलियर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले फेलियर कंडीशन पे पहुंचते पहुंचते सबसे पहले स्टील यील्ड कर चुका होगा। स्टील में यील्ड कंडीशन पहुंचने के बाद ही कंक्रीट अपने अल्टीमेट स्ट्रेन तक पहुंचेगी, तो ऐसे सेक्शन को अंडर रिइंफोर्स्ड कहते हैं। ऐसे भी लग रहा है अंडर रिइंफोर्स्ड, यानी रिइंफोर्समेंट जो है वो अंडर है, कम है। तो कम किससे है, बैलेंस सेक्शन से कम है। तो इस बीम में हम देखते हैं कि कैसे फेलियर होगा और कौन कौन से स्टेजेस इसमें आएंगे। तो मैंने बताया कि एरिया जो है वो कम है और पहले जो है वो स्टील यील्ड कर जाती है, उसके बाद कंक्रीट अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंचता है। मान लीजिए अगर कोई एक बीम है जो कि अंडर रिइंफोर्स्ड है, मान लीजिए कोई बैलेंस सेक्शन में 5 रिइंफोर्समेंट दिया गया होता, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 3 दिया है ताकि इसमें एरिया ऑफ स्टील थोड़ी कम हो जाए। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस जो है वो स्टेज 1 में है। उस स्टेज पे न्यूट्रल एक्सिस ये वाला है जब हमारा स्टील यील्ड कर चुका है, यानी यहाँ पे स्टील जो है उसमें स्ट्रेन हो गया हो E/, इस मोमेंट पे हमारा कंक्रीट जो है वो अपने अल्टीमेट स्ट्रेन पे नहीं पहुंचा होगा। स्टील यील्ड कर गई लेकिन कंक्रीट का जो स्ट्रेन है EC इज लेस देन ECU। तो कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर खींच के देखेंगे, ये स्टेज 1 है हमारा, स्टेज 1। स्टेज 1 में जो हमारा स्ट्रेस ब्लॉक होगा वो ऐसा होगा, इसमें जो TU लगेगा वो 0.87 FY, क्योंकि यील्ड करने के बाद स्टील में स्ट्रेस इतनी हो जाएगी। तो ये हमारा TU हो गया, और ये स्ट्रेन जो है कंक्रीट का वो अपने अल्टीमेट स्ट्रेन तक नहीं पहुंचा है, तो कंक्रीट का मान लिया हमने ये स्ट्रेस ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब जो अभी फुल्ली स्ट्रेस नहीं है, यानी इसमें जो है स्ट्रेस ब्लॉक पूरी तरह स्ट्रेस नहीं हुआ है अभी, जैसे इसने यील्डिंग शुरू की। तो
अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमने कोई सी यू निकाला और सी यू कितनी होगी, सी यू टी यू के बराबर होगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। तो इस समय हमारा अगर Z1 हम लिखते हैं Z1, तो मोमेंट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, M1 इक्वल टू टी यू और सी यू दोनों बराबर होंगे इंटू Z1। ये मोमेंट कैपेसिटी होगा, यानी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ये यील्ड कर गया होगा और ये अभी अल्टीमेट स्ट्रेन तक नहीं पहुंचा होगा, तो इसमें फुल स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ। इसके बाद क्या होता है, अगर हम फर्दर और मोमेंट अप्लाई करते हैं तो ये स्टील है, इसकी यील्डिंग होगी। अब इसकी वैल्यू जो है स्टेज 2 में देखिए, इसमें स्ट्रेन और बढ़ गया, ठीक है, स्ट्रेन बढ़ा तो अब क्या होना चाहिए, ये स्ट्रेन इधर बढ़ेगा, कंक्रीट जो है क्योंकि इसकी स्ट्रेन बढ़ रही है, कंक्रीट में भी स्ट्रेन बढ़ेगी। या हम ऐसे समझें, इसमें स्ट्रेन बढ़ गई तो इसमें क्या हो गया, इसमें जो फोर्स है वो अभी भी उतना ही रह गया, क्योंकि स्टील यील्ड करने के बाद उसकी स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट होती है। तो भले ही ये स्ट्रेन इसमें हो रहा है लेकिन इसकी यील्डिंग हो चुकी है, तो फोर्स जो है उसके कारण सेम रहेगा। अब इसमें अगर स्ट्रेनिंग हुआ तो ये क्या होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस। तो अब इस कंक्रीट में भी क्योंकि मोमेंट हम ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो अब ये वाला जो कंक्रीट है अब वो उसकी स्ट्रेन धीरे धीरे बढ़ेगी। तो कंक्रीट की स्ट्रेन अब इस पॉइंट पे यहाँ पे आ गई, कंक्रीट बढ़ के यहाँ पे आ गया। तो अब क्या होगा, ये स्टेज 2 है, स्टेज 2। अब देख रहे हैं हम कि न्यूट्रल एक्सिस जो यहाँ पे था थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया है, थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि अब जो हमारा क्योंकि टेंसाइल फोर्स हमारा सेम है, लेकिन कंक्रीट का क्योंकि कंक्रीट में स्ट्रेन बढ़ रहा है तो इसकी स्ट्रेस भी बढ़ेगी, क्योंकि ये अभी अपने अल्टीमेट वैल्यू तक नहीं पहुंची। तो अब क्या होगा, इसका स्ट्रेस ब्लॉक थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा और ये अपने आप को फुल्ली स्ट्रेस करने की कोशिश करेगा। तो धीरे धीरे इसकी स्ट्रेस बढ़ गई, यानी एरिया बढ़ गया। तो अगर एरिया बढ़ गया तो सी यू की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो और जबकि सी यू को टी यू के बराबर ही रहना है, तो वो कब होगा, जब न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर जाए। न्यूट्रल एक्सिस अगर ऊपर शिफ्ट कर जाएगा तो अभी भी सी यू की वैल्यू पहले के सी यू के बराबर होगी, क्योंकि पहले सी यू ज़्यादा डेप्थ तक मल्टीप्लाई करने से मिलता था। अब भले ही क्योंकि ये स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ गई है लेकिन सी यू को कांस्टेंट रहना है, तो ये कॉम्प्रेसिव कंप्रेशन ब्लॉक जो है उसका एरिया कम होना होगा, उसके एरिया को कम करना होगा। तो ये एरिया जो है यानी न्यूट्रल एक्सिस ऊपर शिफ्ट हो जाती है ऐसे केस में, ताकि ये अपने को फुल स्ट्रेस करे और एरिया को ये रिड्यूस कर सके। तो न्यूट्रल एक्सिस थोड़ी ऊपर शिफ्ट हो गई, तो इस बार फिर से सी यू जो है वो यहाँ लगेगा और अभी ये Z2 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अभी भी स्टेज 2 में कंक्रीट अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंचा है। मान लीजिए फर्दर हमने और मोमेंट लगाया, तो इस केस में M2 के केस में हमारा जो मोमेंट हो गया, क्योंकि TU बढ़ नहीं रहा है, CU को भी उतना ही रहना होगा। और CU अगर सेम डेप्थ को कंसिडर करते हुए साथ में स्ट्रेस को बढ़ा के भी कंसिडर करेंगे तो CU की वैल्यू बढ़ जाएगी, जो कि बढ़नी नहीं चाहिए, TU के बराबर होनी चाहिए। इसलिए न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है ताकि सी यू इजक्वल टू टी यू रहे, तो टी यू इंटू Z2 हो जाएगा। मोमेंट थोड़ा इंक्रीज हो गया, देखिए हमने मोमेंट बढ़ाया तभी हम इस कंडीशन में पहुंचे। अब हम देख सकते हैं कि Z2 थोड़ा Z1 से ऊपर चला गया है क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो ये इसका इफेक्टिव जो फोर्स होगा वो भी थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा, इसलिए मोमेंट बढ़ गई है। अब हम थोड़ा और मोमेंट अप्लाई करते हैं, तो इसकी यील्डिंग के बाद ये स्टील में बहुत ज़्यादा टाइम तक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकता है, तो फिर से और यील्डिंग हुई। अब जो है ये कंक्रीट अपने पूरे अल्टीमेट स्ट्रेन पे पहुंच गया, इस मोमेंट पे जाके अब फेलियर हो जाएगी। अभी तक फेलियर नहीं हुई है, स्टेज 1 में नहीं हुआ, 2 में भी नहीं हुआ, 3 में जैसे पहुंचा स्ट्रेन स्टील में, तो उस कंडीशन में ये कंक्रीट जो है वो अपने अल्टीमेट स्ट्रेन पे पहुंच गई, तो अब यहाँ पे जाके फेलियर होगा। यानी फेलियर जो है उसका इंसेप्शन हम मान लेते हैं स्टील के यील्डिंग से, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगा। यानी क्या हो रहा है, फेलियर से पहले हमें कुछ वार्निंग मिल रही है, स्टील यील्ड कर गया। यहाँ टेंशन फाइबर को अगर हम देखेंगे
तो यील्डिंग के पहले थोड़ी क्रैक आएगी, फिर स्टील जो है यील्ड करता जा रहा है, लेकिन ऊपर कंप्रेशन फाइबर अपने अल्टीमेट वैल्यू तक नहीं पहुंचा है। तो स्टील में यील्डिंग होती जा रही है, स्टील में डिफॉर्मेशन होता जा रहा है। तो नीचे का जो टेंशन मेंबर होगा या टेंशन फेस होगा, उसमें क्रैक विड्थ या डिफ्लेक्शन बढ़ते जाएंगे, और उसके डिफ्लेक्शन के धीरे धीरे प्रोग्रेस होने के बाद एक फाइनल स्टेज पे जाके फेलियर होगा। यानी फेलियर से पहले हमें कुछ टाइम मिलता है, एम्पल वार्निंग मिलती है, ताकि हम अपने अपने आप को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें। तो इसमें सडन फेलियर नहीं होती है, इसमें जो है ग्रेजुअल फेलियर होती है, और ये आपको वार्निंग देता है। ऐसे टाइप के फेलियर को हम लोग डक्टाइल फेलियर का नाम देते हैं। और जो डिजाइनर होते हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा बीम जो है वो अंडर इन्फोर्स्ड हो, ताकि फेलियर होने से पहले हमें प्रॉपर वार्निंग मिल जाए। तो इसलिए डिजाइन में सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो ऐसे स्ट्रक्चर की होती है, जहाँ पे हम स्टील कम प्रोवाइड करते हैं, और यानी बैलेंस सेक्शन से कम प्रोवाइड करते हैं, ताकि फेलियर जो है वो हमें पहले पता चलने लगे, और अल्टीमेट फेलियर होने तक हम लोगों को प्रॉपर टाइम मिल जाए। तो देखिए, अब स्टेज 3 पर जब हमने देखा इसको, स्टेज 3 पे तो इसकी स्ट्रेन और बढ़ गई, लेकिन स्ट्रेन कितनी भी बढ़ेगी, यील्ड पॉइंट के बाद भले ही स्ट्रेन बढ़ जाए, लेकिन इसका स्ट्रेस या इसका जो फोर्स होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने AST छोड़ दिया, तो इसका फोर्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्टील कांस्टेंट है, और यील्ड के बाद ये कितना भी डिफॉर्म हो जाएगा, ये स्ट्रेस उतनी ही रहेगी। तो अब क्या होगा, अब देखिए न्यूट्रल एक्सिस को और ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है ये फुल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब जो हमारा स्ट्रेस ब्लॉक है कंक्रीट का, वो कंप्लीट हो गया। जो यानी ये 0.446 FC के जो है, 0.446 FC के, वो टॉप फाइबर पे आ गया, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेन है। तो अब हमारा फुल स्ट्रेस यहाँ पे मिल जा रहा है, और ये न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है इस केस में। तो देखिए न्यूट्रल एक्सिस तो पहले से स्टेज 2 से थोड़ा और ऊपर गया, क्योंकि ये स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो बढ़ गया है पहले से। तो न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा और ऊपर बढ़ेगा, तभी CU जो है वो अपने वैल्यू को कांस्टेंट कर सकेगा, वरना CU की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो TU से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पूरा मेंबर इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे फिर से जो है न्यूट्रल एक्सिस ऊपर शिफ्ट हो गई। तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस जो होती है XU, उसकी डेप्थ जो है वो XU मैक्स से कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा मेन कंडीशन है अंडर इन्फोर्स्ड बीम। अंडर इन्फोर्स्ड बीम में क्या हो सकता है, जो एरिया ऑफ स्टील होगा वो बैलेंस सेक्शन से कम होगा, और साथ ही जो XU मिलेगी वो XU मैक्स या XU लिम से कम होगी। तभी हम उस सेक्शन को हम लोग अंडर इन्फोर्स्ड कहेंगे। और इसमें जो फेलियर होती है अंडर इन्फोर्स्ड मेंबर में, देखिए ये जो फाइनल मोमेंट है M3 का, वो TU इंटू Z3 होगा। तो ये M2 और M3 में बहुत ज़्यादा का गैप नहीं है, बहुत थोड़ा सा मोमेंट में बहुत कम ही इंक्रीज होता है, लेकिन फेलियर के लिए प्रॉपर वार्निंग मिल जाती है। तो ये जो फेलियर होता है, इसे हम लोग टेंशन फेलियर कहते हैं। भले ही इसका नाम टेंशन फेलियर है, लेकिन फेलियर हमेशा, चाहे नाम कुछ भी हो जाए, फेलियर हमेशा कंप्रेशन मेंबर के फेलियर से होगी। यानी कंक्रीट के फेलियर से ही कोई भी बीम फेल करता है, क्योंकि इसका ये जो फेलियर है वो ट्रिगर होती है टेंशन मेंबर के एंड पॉइंट पे पहुंचने से। यानी जो फेलियर का ट्रिगर पॉइंट होगा वो स्टील का एंड पॉइंट पे पहुंच जाना होगा। तो इसलिए इसे हम लोग टेंशन फेलियर का नाम देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये कोलैप्स होगी, वो जब तब होगी जब ये कंक्रीट अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे पहुंच जाए। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, ये टेंशन फेलियर है और ये ग्रेजुअल होता है, ये ग्रेजुअल होगा, और इसको डक्टाइल मोड ऑफ फेलियर भी कहते हैं। तो कोई भी डिजाइनर अगर होगा तो वो हमेशा ये इंटेंड करेगा कि हमारा स्ट्रक्चर डक्टाइल मोड में फेल करे, ताकि हमें प्रॉपर वार्निंग मिल सके। तो दिस इज ऑल अबाउट अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन। ओवर इन्फोर्स्ड
इसका मतलब क्या है, रेनफोर्समेंट ओवर होना चाहिए। किससे ओवर होना चाहिए? तो बैलेंस सेक्शन से ओवर होना चाहिए। यानी जब हम एएसटी को एएसटी बैलेंस से बढ़ा दे देंगे, ठीक है, तो ऐसे सेक्शन को हम लोग ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक बीम है, बीम में अगर 5 रिइंफोर्समेंट चाहिए थे बैलेंस सेक्शन के लिए, तो 3 देने से वो अंडर रिइंफोर्स्ड हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे 7 रिइंफोर्समेंट दे दूँ, तो ये जो रिइंफोर्समेंट हो गया, यहाँ पे एएसटी की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। तो ऐसे सेक्शन को हम लोग ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन कहते हैं। अब देखते हैं कि इसका बिहेवियर कैसे होता है और इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये सेक्शन ऐसे होते हैं, अगर हम स्टील को बैलेंस सेक्शन से ज़्यादा दे देंगे, तो इन सेक्शंस की खास बात ये होती है कि इनमें अल्टीमेट लिमिट स्टेट जो है वो कंक्रीट में पहले पहुंचता है और स्टील में उसके बाद अल्टीमेट लिमिट स्टेट पहुंचती है। यानी फेलियर अगर होगा तो फेलियर में पहले कंक्रीट अपने अल्टीमेट स्ट्रेन पे पहुंचेगा और उसके अल्टीमेट स्ट्रेन पे पहुंचने के कुछ समय के बाद जो है वो स्टील अपने यील्ड पॉइंट पे पहुंचेगी। यानी इसमें क्या होगा, कंक्रीट का अल्टीमेट स्ट्रेन जब कंप्रेशन टॉप कंप्रेशन फाइबर में पहुंचेगा, तो उस समय स्टील की यील्डिंग स्टार्ट नहीं हुई होगी। तो दिस इज द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें जो स्टील है, सॉरी कंक्रीट है, उसमें उसमें हमारा ECU रीच कर जाता है और ऐसे पॉइंट पे क्या होता है, जब ये कंक्रीट में अल्टीमेट स्ट्रेन पहुंच जाता है, तो इस पॉइंट पे हमारी स्टील जो है वो यील्ड पॉइंट पे ES जो है ये यील्ड स्ट्रेन से कम रहती है। यानी स्टील की यील्डिंग से पहले ही कंक्रीट अपने अल्टीमेट स्ट्रेन पे पहुंच जाता है। तो अब इसमें क्या क्या डिमेरिट या ड्रॉबैक्स होंगे उसको हम एक एक करके देखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे अब अगर हमने फिर से फर्दर और मोमेंट लगाया, हमने कुछ मोमेंट लगाया जिसके कारण अब ये पहले अपने अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंचा और तब तक ये यील्ड नहीं हुई है। फर्दर अगर हमने और मोमेंट लगाया तो यहाँ पे क्या होगा, अभी पहले हम इस केस के कोरिस्पोंडिंग स्ट्रेस ब्लॉक को ड्रॉ कर सकते हैं। ये चूंकि अपने अल्टीमेट स्ट्रेन पे पहुंच गई है, तो फुल स्ट्रेस ब्लॉक को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 0.446 FCK को यहाँ पे देख सकते हैं। इधर CU लगेगा कहीं और यहाँ पे जो T लगेगा, TU, इस TU की वैल्यू कितनी होगी, 0.87 FY। AST नहीं ले सकते क्योंकि स्टील अभी यील्ड नहीं किया है, तो इसे हम लोग FST इंटू AST लिखेंगे और ये लेस देन होगा 0.87 FY AST के, क्योंकि ये यील्डिंग से पहले का है। तो ये स्ट्रेस की वैल्यू जो है 0.87 FY से छोटी होगी। अब अगर मोमेंट हमने और अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, मोमेंट अप्लाई करते ही क्योंकि अब इसमें क्या होगा, इसके बाद इसकी ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी। या अगर स्ट्रेन और बढ़ा इसमें, तो देखिए ये कैसे जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्टील अगर मोमेंट और बढ़ी है तो अब स्ट्रेनिंग इसमें होगी, इसमें फर्दर स्ट्रेनिंग तो होगी नहीं। इसमें अगर स्ट्रेनिंग होती है तो इसका स्ट्रेंथ अब बढ़ेगा, इसके कारण जो फोर्स है वो बढ़ना शुरू करेगा। मान लीजिए फर्दर मोमेंट अप्लाई किया तो इसमें स्ट्रेन बढ़नी शुरू हुई, अभी ये अपने यील्ड पे नहीं पहुंचा है, तो इसमें स्कोप है अपने स्ट्रेस को बढ़ाने का। तो जैसे जैसे अब ये अपने यील्ड की ओर पहुंचेगी, अब ये यहाँ पे EY के बराबर अगर पहुंच गया इस स्टेज में, स्टेज 2 में ये अगर EY के बराबर पहुंचा, तो अब जो स्ट्रेंथ है वो हमारी यहाँ पे TU की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 0.87 FY AST के बराबर हो जाएगी, यानी पहले से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हमारा ये फोर्स बढ़ गया और चूंकि ये CU जो है वो अब 0.446 FCK से ज़्यादा इसकी स्ट्रेस नहीं हो सकती है, लेकिन अब हमें
TU चूंकि बढ़ गया है तो CU को भी बढ़ना होगा, और CU कब बढ़ेगा, क्योंकि अब इसको बढ़ने का कोई भी स्कोप नहीं है, जो कि अंडर इन्फोर्स्ड में होता था, लेकिन यहाँ पे अब ये इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो ये अब इसके पास एक ही स्कोप है कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा सा और बढ़ जाए। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अगर बढ़ जाएगा तो ये कंप्रेशन एरिया जो है, यानी कंप्रेशन जोन जो है, उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो न्यूट्रल एक्सिस के डेप्थ में थोड़ी बढ़ोतरी होगी इस केस में। तो अब क्या होगा, हमारा CU जो है वो पहले से CU1 से थोड़ा बड़ा CU2 हो जाएगा, और न्यूट्रल एक्सिस स्लाइटली नीचे डाउन होती है, लेकिन फोर्स थोड़ा बढ़ जाता है। तो अब जो है हमारा इस केस में क्या हमने देखा कि हमारा न्यूट्रल एक्सिस जो है वो नीचे शिफ्ट होता है, और अंडर इन्फोर्स्ड में न्यूट्रल एक्सिस ऊपर शिफ्ट होती है। तो यहाँ पे चूंकि फोर्स बढ़ता जाता है, तो इसलिए न्यूट्रल एक्सिस को नीचे शिफ्ट होना पड़ता है। और अंडर इन्फोर्स्ड के केस में क्या था कि फोर्स कांस्टेंट रहता था, लेकिन स्ट्रेन यहाँ पे बढ़ती जाती थी, इसके कारण इसका स्ट्रेस बढ़ता जाता था। तो स्ट्रेस बढ़ रहा था तो एरिया को कम होना पड़ रहा था, और यहाँ पे इसका फोर्स बढ़ रहा है, तो इसको अपने फोर्स बढ़ाने के लिए स्ट्रेस तो अब ये बढ़ा नहीं सकता है, तो इसे अपने एरिया को बढ़ाने के लिए XU को बढ़ाना होगा, तो इसलिए यहाँ पे XU बढ़ रहा है। और इस केस में तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा कंक्रीट जो है, कंक्रीट का न्यूट्रल एक्सिस जो है कंक्रीट साइड से और नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि इसकी यील्डिंग अभी नहीं हुई होती है, तो यहाँ पे अब देखिए जब तक ये यील्ड नहीं हुई है तब तक यहाँ पे फेलियर शुरू हो गया। अब अगर थोड़ा भी बढ़ेगा तो स्टील जब तक यील्ड पॉइंट पे पहुंचती है उससे पहले तक ये पूरा रप्चर हो गया होता है। तो यहाँ पे जो टेंशन फेस है उसमें आपको क्रैक नहीं दिखाई देगा, वो फेल नहीं करेगा, और उससे पहले जो है ऊपर का कंप्रेशन फेस पूरा फेल कर जाएगा। तो जब भी कंप्रेशन फेलियर होगा वो किस में होगा, कंक्रीट में। और कंक्रीट का नेचर कैसा होता है, ब्रिटल होता है, यानी कंक्रीट जैसे ही अपने अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंचती है वो सडनली फेल कर जाती है। लेकिन स्टील जो है अपने यील्ड पॉइंट के बाद भी डिफॉर्म करता रहता है और फेल नहीं करता है। तो इसलिए ये वाले जो सेक्शंस होते हैं, तो कि इनमें फेलियर पहले कंप्रेशन साइड में स्टार्ट होता है, और कंक्रीट का फेलियर जो है सडनली होता है ब्रिटल होने के कारण। तो ऐसे मेंबर्स जो हैं आपको वार्निंग नहीं देंगे, और ये बिना वार्निंग के तुरंत से टूट जाते हैं, अचानक से टूट जाते हैं। और जो हमारा इसमें जो नीचे डिफ्लेक्शन या क्रैक्स वो ज़्यादा जनरेट भी नहीं होते, उससे पहले ही सेक्शन टूट जाता है। तो इसलिए ऐसे सेक्शंस जो है हमारे डिजाइनर कभी प्रेफर नहीं करते। और जो हमारा IS कोड है उसमें लिखा गया है कि ये जो सेक्शंस हैं, अगर ऐसे सेक्शन आ रहे हैं एनालिसिस के दौरान, तो ऐसे सेक्शंस को फिर से रीडिजाइन करने की जरूरत होगी, और किसी भी केस में हम ऐसे सेक्शन नहीं बना सकते। हाँ, कुछ खास कंडीशंस होते हैं जिसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, वहाँ पे हम ओवर इन्फोर्स्ड बीम दे सकते हैं। अब चूंकि ओवर इन्फोर्स्ड बीम में हमने ये देखा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें XU की वैल्यू जो है XU मैक्स से बड़ी होती है। देखिए ये डेप्थ जो है नीचे शिफ्ट हो गया, तो XU मैक्स से बड़ी हो गई, और इसकी जो फेलियर होगी वो कंप्रेशन फेलियर होगी। कंप्रेशन फेलियर होगी, और ये सडन फेलियर होता है। सडन फेलियर होता है, ये एक तरह से एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव फेलियर। जैसे लगता है कि कोई बम फूट गया अचानक से, तो एक्सप्लोजन होता है। विदाउट वार्निंग भी होता है। तो इसके इतने प्रॉपर्टीज हैं। तो चूंकि भले ही इसमें मोमेंट कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी अल्टीमेट मोमेंट कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है डेफिनेटली, ये स्ट्रेंथ में भले ही अच्छा होता है, लेकिन डक्टिलिटी में ये लैक करता है। तो हमारे स्ट्रक्चर को स्ट्रांग भी होना चाहिए और डक्टाइल भी होना चाहिए, ताकि फेलियर करते समय वो हमें प्रॉपर वार्निंग दे सके। यही कारण है कि हम इन सेक्शंस को डिजाइन में कभी कंसिडर नहीं करते। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। आज हमने बैलेंस सेक्शन, ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन और अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल में देखा, और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी देखा। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग
अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। साथ में बीम के डिजाइन के बारे में भी हम अपने फर्दर वीडियोस में देखेंगे, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे के वीडियो को जल्दी देख पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज आस्क योर डाउट्स in the comment section or in WhatsApp, and please like this video if you liked it. Thank you very much.